हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लगभग ये पार्ट 6 है और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं पहले स्वप्रेरण की क्रिया क्या कहलाती है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी आप लोग समझोगे, साथ में फ्लक्स बंधता क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक वही चीज है, और साथ में हम एक हेनरी की परिभाषा भी देखेंगे कि एक हेनरी की परिभाषा कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। चलिए शुरू करें। चैप्टर में ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबक के प्रेरण से विद्युत धारा उत्पन्न होना इस चैप्टर का पूरा मूलभूत सिद्धांत है। मतलब इस चैप्टर में आप लोग चुंबक के माध्यम से जो धारा प्रेरित होता है, यानी कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में कहीं ना कहीं एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो उसी प्रेरित धारा के बारे में इस चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे प्रेरित धारा से ही संबंधित रहेगा। अब जैसे यहाँ पर एक स्वप्रेरण है ना, यहाँ पर भी एक धारा उत्पन्न होगी। स्व मतलब स्वयं, प्रेरण मतलब प्रेरित होना, यानी स्वयं के ही प्रेरण से, खुद के धारा से एक नया धारा बहा देना। भाई जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि फैराडे साहब ने बताया, उन्होंने आरस्टेड का थोड़ा सा टू कॉपी किया। आरस्टेड ने बताया था कि एक चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। ये आरस्टेड साहब ने बताया कि एक हमारे पास चालक तार है, इसमें यदि धारा बह रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आरस्टेड साहब आए। फिर इसके बाद हमारे फैराडे साहब आए, बोले भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चुंबक है N और S है, यहाँ पर एक कुंडली है। ठीक, अब इस चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो फैराडे साहब ने बताया, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखा गया कि मान लीजिए एक कुंडली है हमारे पास। वो कुंडली कैसी है, कुंडली यहाँ पर मैं बना के थोड़ा समझाता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास, देखिए मैं एक कुंडली बनाऊंगा, ये लो भैया। ठीक है, इसमें तांबे का तार हम लपेट देते हैं, कुंडली बनाते हैं। तांबे का तार कैसे लपेटेंगे, कुछ इस प्रकार से, ये तांबे का तार, तो ये हमारा एक कुंडली बन जाता है। ठीक, अब इस तांबे के तार में हम धारा बहाते हैं। धारा बहाने के लिए परिपथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो यहां से हम एक वायर निकाले और यहां से एक वायर निकलेगा और इसको हम एक परिपथ के साथ जोड़ देंगे। परिपथ में हमारे पास एक सेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं और फिर एक कुंजी लगा देते हैं, फिर इसको आगे ऐसा कुछ जोड़ देते हैं। साथ में इसके प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए इसमें एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा बल्ब लग गया, ये लो, यहाँ पे ये बल्ब है, समझ लो आप, क्योंकि हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे ना। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा स्वप्रेरण है क्या। वैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए किसी भी कुंडली में स्वयं के प्रेरण से एक धारा उत्पन्न होना स्वप्रेरण की क्रिया कहलाती है। अब ये कुंडली हम कैसे बनाएंगे, तो हम एक मान लीजिए कुचालक पदार्थ लेकर उसमें तांबे का तार लपेट दिया। ठीक है, आप ऐसा बना सकते हो ना, कुंडली बनाने में क्या दिक्कत भाई। ये कुचालक पदार्थ ले लिया आपने, उसके चारों ओर तांबे की तार लपेट दी, कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में हम मान लीजिए धारा बहाते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो जब धारा बहाते हैं तो हमारे आरस्टेड साहब ने तो बताया था भाई कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। मतलब किसी कुंडली में यदि हम धारा बहाएंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण फलस्वरूप उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब स्वयं के धारा के कारण इसमें हमने धारा बहाया और उसी धारा के कारण इसी कुंडली में एक और धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और भैया वो जो धारा है एक प्रकार से विद्युत धारा के रूप में होता है, लेकिन वो प्रेरण की क्रिया से उत्पन्न हुआ है, मुख्य धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे हम प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और यह जो परिघटना है वो स्वप्रेरण कहलाता है। मतलब जब किसी कुंडली में बहने वाली जो धारा होती है उसमें परिवर्तन किया जाए, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा घटाया बढ़ाया जाए। जैसे हमने कहा कि एक चालक तार है, चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है।
भाई चुंबकीय फ्लक्स है क्या? किसी भी पृष्ठ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यदि उनकी संख्या में परिवर्तन होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात जब धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन। एक दूसरे से संबंधित रहते हैं ना, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। किसी भी मान लीजिए चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब यह है कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये हमारे फैराडे साहब का द्वितीय नियम आप देख लेना। फैराडे साहब ने जो अपना प्रथम और द्वितीय नियम इसी के बारे में तो बताया कि यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो भाई साहब यहां पर एक कुंडली ले ली गई और कुंडली में एक हमने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया, और उसमें एक हमने धारा नियंत्रक जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दिया। और अभी इसमें धारा बह रहा है, इसमें धारा बह रहा है। ये तो क्लियर है कि जैसे एक कुंजी हम दबाएंगे तो धारा बहेगा और बल्ब जो है जलने लगेगी। लेकिन जैसे ही कुंजी को हटाते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाना चाहिए भैया, बुझ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्प समय के लिए ये बल्ब फिर से जलता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब बच्चों यहां से हम कुंजी दबाते हैं तो कुंजी के कारण इसमें धारा बह रही, कुंडली में भी धारा बह रही है, इस बल्ब में भी धारा जा रही है, तो बल्ब तो जल रहा है। और जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो बल्ब बुझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बुझता है। अल्प समय के लिए इसमें जो प्रेरित धारा होती है ना, ये प्रेरित धारा इसको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है, जिससे ये बल्ब कुछ और समय तक जलता है। इससे ये कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से प्रमाणीकरण होता है, अर्थात स्पष्ट होता है कि भाई साहब ये जो हमारा मुख्य धारा इसमें था उसके कारण तो बल्ब जल ही रहा था, लेकिन हमने कुंजी ऑफ कर दिया, फिर भी कुछ मिनी सेकंड के लिए बल्ब जल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसमें धारा उत्पन्न हुआ। ये प्रायोगिक प्रदर्शन है। ठीक है, समझ गए कि कहीं ना कहीं भाई हमारे पास एक कुंजी है, कुंजी को दबाएंगे तो बल्ब मंद प्रकाश मान लीजिए जलने लगा, सेल है तो एक मंदी प्रकाश जलेगा। हाई वोल्टेज तो दिए नहीं हमने। और जैसे ही कुंजी को हटाते हैं तो फिर भी जो बल्ब है कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलता है और बुझ जाता है। तेज प्रकाश से जलने का कारण यह है कि जो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है इस कुंडली में, ये धारा जो है इस ऊर्जा के रूप में पूरे बल्ब में आ जाता है और बल्ब को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसी कारण से वो तेजी से जलता है और बुझ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वप्रेरण के कारण। भाई जैसे विद्युत परिपथ भंग होता है, जैसे हमने कहा कुंजी को ऑफ किया, बंद किया, जैसे विद्युत परिपथ भंग होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक क्या होती है, कमी आएगी। और चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी आएगी तो कहीं ना कहीं भाई हमने क्या कहा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा प्रेरित धारा उतनी अधिक होगी। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी आएगी तो इसमें प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा और वो जो प्रेरित धारा पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, बल्ब, और बल्ब तेज प्रकाश के साथ जलेगा, क्योंकि भाई चुंबकीय फ्लक्स में कमी आई है, तेजी के साथ कमी आई है, तो कहीं ना कहीं प्रेरित धारा का मान ज्यादा हुआ होगा और कुछ क्षण के लिए बल्ब जो है तेज जलने लगता है और फिर बुझ जाता है। ठीक है, यही कारण बच्चों कभी कभी यदि स्विच को हम ऑफ भी करते हैं तो कभी कभी बल्ब फ्यूज भी हो जाता है। आपके घर की मैं बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि बटन दबाने से बल्ब फ्यूज होता है, मतलब स्विच ऑन करने से। अरे भाई मैं तो कहता हूं स्विच ऑफ करते समय भी एकाएक बंद करने से जलता हुआ बल्ब फ्यूज हो जाता है। सूर्य का 100 वाट 50 वाट देख लेना। यही सारी घटनाएं समझ में आ गई। अब कहोगे सर परिभाषा तो एक लाइन में आप लिखोगे, एक लाइन परिभाषा लिखोगे, बोले इतनी छोटी परिभाषा, इतनी लंबी कहानी। अरे भाई अभी पूरा समस्या बचा हुआ है, टेंशन ना लो। जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना बच्चों स्वप्रेरण कहलाती है। कुल मिलाकर के हमारे पास एक कुंडली है और कुंडली के मुख्य धारा में परिवर्तन करेंगे। ये हमारे पास बच्चों ये पूरा प्रदर्शन हम आपको समझा दिए हैं, लिखाएंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है। जिसे किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मुख्य मान में परिवर्तन किया जाए, अर्थात बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही परिघटना आपका स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, समझ में आ गई कहानी। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, इसका मैंने प्रायोगिक अध्ययन भी पूरा समझा दिया
कि भाई साहब हमने एक क्या लिया, एक कुंडली लिया, कुंडली को हमने श्रेणी क्रम में, इसके देखिए सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर इस सेल के समांतर क्रम में बल्ब जोड़ दिया जाता है। कुंडली हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है इनके साथ, फिर समांतर क्रम में इसके बल्ब जुड़ा रहता है, और ये बल्ब और इसको यदि आप कहोगे भाई साहब तो ये इसके समांतर क्रम में है, ठीक है, बल्ब और कुंडली भी समांतर क्रम में, तो ये परेशान मत होना। हमने आपको समझाया कि स्वप्रेरण के प्रयोगी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कुंडली लेनी पड़ेगी, ठीक है। जिस कुंडली कैसे बनाते हैं, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा ही है ये, ठीक है, लोहे के टुकड़े में अपन क्या कर दें, चारों ओर तांबे का तार लपेट दें। ऐसा नहीं कि लोहे का टुकड़ा ही लेंगे तभी होगा, तांबे का तार हो, कुछ अलग पदार्थ भी, आप यहाँ एस्बेस्टास का छड़ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नर्म लोहा भी ले सकते हैं, नर्म लोहा लेंगे तो और अच्छा, सबसे बेस्ट कुंडली बनेगा। तो आप नर्म लोहे का टुकड़ा ले लो, उसके चारों तांबे का तार लपेट दो, विद्युत तांबे का तार लपेट दो, मुलायम लोहे के टुकड़े नहीं, नर्म लोहा का टुकड़ा ले लो, सबसे बेहतर रूप से, ठीक है। वैसे कई जगह एस्बेस्टास का छड़ भी लिया जाता है, लेकिन नर्म लोहे का जो राड होता है वो सबसे बेस्ट होता है कुंडली बनाने के लिए। तो आप नर्म लोहे का एक टुकड़ा ले लो, उसके चारों विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दो, फिर उसको श्रेणी क्रम में, इसी के श्रेणी क्रम में सेल जोड़ दो, प्रतिरोधक जोड़ दो, है ना, धारा नियंत्रक जिसे बोलते हैं, और कुंजी लगा दो, और इसके समांतर क्रम में एक बल्ब लगा दो। फिर कुंजी जैसे मतलब ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा धीरे धीरे, लेकिन जैसे आप करोगे तो अचानक तेज जलता है, बुझ जाता है। इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण यही होता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं इसमें एक और धारा उत्पन्न हुई होगी, तभी इसका मान कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ा, बूस्ट हुआ। अर्थात जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, प्रेरित धारा के मान में वृद्धि हुई, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हुआ, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा का मान बढ़ा और बल्ब को ज्यादा एनर्जी मिली, जिससे बल्ब क्या हो गया, तेजी से जला। ये इसका प्रायोगिक स्पष्टीकरण है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भाई स्वप्रेरण तो आपने पढ़ लिया, अब इसकी कहानी समझनी है स्वप्रेरकत्व की या स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये चीज आपको फ्लक्स बंधता थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा कि भाई साहब ये फ्लक्स बंधता है क्या। अब इसकी परिभाषा आप लोग स्वयं लिखोगे, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ डीप में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कुंडली है, कुंडली में कई सारे फेरे हैं, कई सारे फेरे हैं ना, फेरों की संख्या तो बहुत सारी है, और प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तन होता है, फाई बी। तो कितने फेरे हैं, मान के चलता हूं इसके फेरों की संख्या n है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई हो जाएगा, सही है। तो यही फ्लक्स बंधता कहलाएगा। अर्थात जो भी हमारे पास कुंडली है, कुंडली में कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स है, उस फ्लक्स की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लक्स बंधता, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर मैंने कहा कई सारे फेरे हैं, हर फेरों में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी परिवर्तन हो रहा है, तो n फेरे हैं तो टोटल n फाई बी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या होगी, और यही आपकी कहलाती है फ्लक्स बंधता। क्या कहलाते हैं बच्चों, फ्लक्स बंधता, ठीक है। यदि आप लोगों को लिखना है कि यदि मान लीजिए यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कई सारे फेरे हैं, पास पास लिपटे हुए n फेरे वाली कुंडली है, और प्रत्येक फेरे में यदि चुंबकीय फ्लक्स n फाई बी हो तो आपका n फाई बी उस जो कुंडली का फ्लक्स बंधता कहलाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कि पास पास लिपटे वाले n फेरों वाली कुंडली में यदि प्रत्येक फेरे की फ्लक्स फाई बी हो तो n फाई बी जो है वो फ्लक्स बंधता कहलाता है। कुल मिलाकर के फ्लक्स बंधता है क्या, किसी भी कुंडली में, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी कुंडली में टोटल कितना फ्लक्स है उसकी संख्या फ्लक्स बंधता कहलाती है। कुल सभी फेरों के, भाई n फेरे हैं तो n फेरों की चुंबकीय फ्लक्स को देखेंगे ना हम, एक फेरे में फाई है तो n फेरों में n फाई हो जाएगा, ये चीज है। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे का नियम कि भाई साहब किसी में यदि धारा मतलब प्रेरित होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। थोड़ा समझने का भैया, थोड़ा सा समय देने का, तभी आपको समझ में आनेगा, नहीं तो फिर खत्म कहानी, कुछ नहीं समझ पाओगे। भाई साहब हमारे फैराडे साहब है कि किसी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स से धारा का मान उत्पन्न होगा, दो चीजें हैं ना, एक तो हमने कहा कि कुंडली में धारा बहाया, ठीक है, आई मतलब बहाया, हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, तब उसमें क्या होता है, फाई बी उत्पन्न होता है, ठीक। कहने का मतलब ये जो धारा है इसके
समानुपाती हो रहा है, दो चीजें, और एक ये जो है एक और धारा के समानुपाती हो रहा है। फिर भी कहोगे सर ये कैसे, समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहा हूं। मैंने कहा ये कुंडली है, इस कुंडली में फ्लक्स कैसे उत्पन्न होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, जो बाहर से हमने धारा दिया है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इसमें जितना भी ये जो चुंबकीय फ्लक्स है N∅B, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसमें प्रवाहित मुख्य धारा पर डिपेंड करेगा। और जो इसमें प्रेरित धारा होगी, प्रेरित धारा किस पर डिपेंड करेगा, जो प्रेरित धारा है वो डिपेंड करेगा N∅B पर। दोनों चीज, ये जो N∅V है यानी फ्लक्स बंधता है, टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, ये टोटल चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में प्रवाहित धारा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तभी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तभी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। सही है कि नहीं? अर्थात इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो कुंडली दिख रहा है, इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती है, यानी N∅B जो है वो I के समानुपाती है। यह कहना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा चीज, इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती है। क्या गलत है? बिल्कुल नहीं है। यानी जो हमारा कुंडली है, इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करता है, बाहर से दी गई धारा पर, और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर। दोनों चीज देखो अलग अलग है ना। बोल दोगे भैया यहां पे धारा के समानुपाती है, यहां पे चुंबकीय फ्लक्स, तो ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। यहां पे ये प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है। एक दूसरे से रिलेट है ना भाई साहब। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है कि किसी भी कुंडली में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स है, यदि हम फाई लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा मुख्य धारा पर, और समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा बच्चों। ये जो L है इसी को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। और यहां से यदि L बराबर निकालूं तो phi बटा I। लेकिन थोड़ा समझिएगा, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो कुंडली में, यदि फेरों की संख्या, भाई दोनों चीज समझना है ना, फेरों की संख्या n हो, मतलब कुंडली n फेरों से मिलकर बनी हो, तो वहीं पे जो ये हो जाएगा N∅V बटा I। तो दोनों चीज मिलेगा। तो आप लोग शर्माना नहीं, भूल जाना नहीं कि सर ने तो ये बताया था, हमारे बुक में तो ये निकल कर आया, सर रॉन्ग हो गए कि हमारा बुक रॉन्ग है। कभी कोई बुक को रॉन्ग कह नहीं सकता। तो मन में एक डाउट बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। एक तो ये परिभाषा यहां से हम किसका निकाल सकते हैं बच्चों, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा निकाल सकते हैं। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा कैसे निकलेगी? बहुत आसान है कि मान के चलता हूं, थोड़ा समझिएगा, कि हमारे पास धारा का मान एक हो, इकाई मतलब एकांक धारा बह रही हो, तो जो हमारा यहां पर एक रखेंगे तो L बराबर आएगा, L का मान आ जाएगा N∅B के बराबर। यानी L हमारा क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है। यानी किसी भी कुंडली में जो स्वप्रेरकत्व का जो मान है वो फ्लक्स बंधता के उस संख्या के बराबर होगा जबकि कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। थोड़ा समझिएगा, हम स्वप्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, नहीं कह दो सर कहां से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो आप लोग ये समझो कि हमने यदि कुंडली में इकाई धारा बहाया तो L बराबर आपका आया N∅B। ये क्या है बताओ? फ्लक्स बंधता। क्या है बच्चों? फ्लक्स बंधता, यानी टोटल चुंबकीय फ्लक्स है। यानी ये जो हमारा स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली में जो फ्लक्स बंधता है उसी के संख्या के बराबर है। कब? जब कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो आंकिक रूप से कुंडली के उस फ्लक्स संख्या के बराबर है या फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर है जबकि कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। कोई बात नहीं है,
मुद्दे की बात करते हैं। सर लिखना कैसे है? देखो मैंने आपको समझाया, स्व प्रेरण की परिभाषा आप निकाल रहे हो। यदि किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिपथ में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यदि किसी कुंडली में I धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ये अभी आपको क्या समझाया? कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा पर डिपेंड करेगा, कितना कुंडली में धारा बह रहा है ना बच्चों। ये कुंडली है, इसमें कितना धारा बहाएंगे उतना ही उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन करने से ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। समानुपाती हटाया तो L एक नियतांक लग गया, जिसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां से L का मान निकाल सकते हैं तो I पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। I पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। या कि आप ऐसा भी कह सकते हो फाई भी समानुपाती I है ना, तो फाई भी क्या हो जाएगा LI। वही चीज है जहां L एक अनुपातिक नियतांक जिसे परिपथ का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, अर्थात L बराबर आपका फाई बी बटा I। यदि फेरों की संख्या n हो तो मैंने n फाई करा था, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, यदि फेरों की संख्या n हो तो n फाई करा था मैंने, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर कहा कि भैया यदि थोड़ा समझिएगा, यदि हमारे पास धारा का मान 1 हो, यदि धारा का मान 1 हो, ठीक है, तब धारा का मान 1 हो तो जो यहाँ पे फ्लक्स बंधता है, वही उसका वो स्वप्रेरकत्व होगा। अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जिसमें कि एकांक धारा प्रवाहित हो रहा हो। मतलब कुंडली में एकांक धारा बहाएं और एकांक धारा कारण जो फ्लक्स बंधता होगी वही उसका वो स्वप्रेरकत्व होगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। अभी यहां पर थोड़ा सा परिभाषा क्लियर हो गया। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। 1 मिली में 10⁻³ होता है, माइक्रो में 10⁻6 होता है। स्वप्रेरकत्व एक अदिश राशि है। इसका बीमी सूत्र ml² ⁻2 1⁻2 होता है, ठीक है। बीमी सूत्र देख लेना, गलत ना होने पाए। ml² ⁻2 1⁻2। अभी ये कहानी ट्विस्ट आने वाला, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भी आगे आपको पढ़ना है। अभी थोड़ा समय देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ खास चीजें आप सीखने वाले हो। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, हमेशा आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं हमारे, है ना, पर्सनल नंबर 968529 पे कांटेक्ट करके। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग हेडिंग लगाएंगे, स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। समय आप दे रहे हैं ना, ठीक है, तभी मैं आपको समझा पा रहा हूं। यदि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फैराडे का जो नियम था, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा हम अलग से थोड़ा समझाते हैं। यहां पे दूसरी परिभाषा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फैराडे के द्वितीय नियम से या फैराडे के नियम से आप कह सकते हो, ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? समय के साथ कितना उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फाई बी। एन है, एन बाहर ले आओ तो आपका हो जाएगा -n d∅b/dt। ये द्वितीय नियम में था, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब चूंकि ये चीज आपको पता है तो हम सीधा इसको लिखते हैं -d/dt, ठीक है, और ये आपका n∅b, ठीक। ये चीज क्लियर है। अब चूंकि बच्चों एक चीज आपने सीखा कि ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो धारा के समानुपाती होता है। तो n∅b बराबर Li, जहां L आपका एक समानुपाती नियतांक है। तो यहां पर तो हम लिख ही सकते हैं ना d/dt, n∅ की जगह हम Li लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद L को जब हम बाहर लेंगे तो L बाहर आ जाएगा, -L ही है di/dt, ठीक। फिर यदि मान लीजिए धारा में परिवर्तन इकाई हो, तो आपका जो E है माइनस को हटा दो तो L के बराबर होगा। मतलब अभी हमने आपको एक परिभाषा दी थी यहां से
कि L बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो आप, L बराबर N∅B निकल कर आया था। ठीक है, तो यहां पर एक परिभाषा निकल कर आई थी कि यदि एकांक धारा बहाएंगे तो जो भी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या होगी, फ्लक्स बंधता होगी, वही उसका स्वप्रेरकत्व है। लेकिन यहां पर ये विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व के बीच में रिलेशन आ गया। यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि धारा परिवर्तन की दर इकाई होने से उत्पन्न होता है। फिर से समझेंगे, दूसरी परिभाषा दे रहा हूं कि किसी कुंडली में, मैंने क्या कहा, किसी कुंडली का ये L क्या है, स्वप्रेरकत्व है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसके आंकिक मान के बराबर है, आंकिक रूप से ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि धारा परिवर्तन, भाई समय के साथ धारा परिवर्तन है, धारा परिवर्तन की दर क्या है, इकाई 1 है। इकाई पर धारा परिवर्तन की दर इकाई पर कुंडली में उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये भी आपका स्वप्रेरकत्व की परिभाषा है। मतलब स्वप्रेरकत्व जो है एक प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, लेकिन कब, जब परिपथ में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो। यानी जो धारा के परिवर्तन की दर है वो इकाई होने पर जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वही उसका वो स्वप्रेरकत्व होता है। दूसरी परिभाषा क्लियर है ना, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा भाई साहब कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L, ठीक है, आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी E के बराबर होता है, जो कि धारा परिवर्तन की इकाई दर पर उत्पन्न होता है। मतलब धारा की परिवर्तन जब इकाई हो रही हो उसके कारण जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वही उसका स्वप्रेरकत्व है। परिभाषा चीज आप लोग समझते चलना भाई साहब, बाद में कहोगे सर कि समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा बच्चों हेनरी की परिभाषा, ये कई बार पूछा गया है। हेनरी की परिभाषा, समय लूंगा लेकिन क्लासेस आपका भैया थोड़ा सा अब लंबा चलेगा, क्योंकि भाई साहब हमको कोर्स फास्ट करना है ना बच्चों, तो थोड़ा सा क्लास लंबा लेना पड़ेगा। चूंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा, अभी आपको मैंने समझाया, माइनस को हटा दें तो L/dI/dt, ये आपने पढ़ा है कि नहीं। अब मुझे L बराबर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप कहोगे सर E/dI/dt, इसको नीचे ले गया। ठीक, ये गुणा में था, इधर गया तो भाग में हो गया। हेनरी की परिभाषा बता रहा हूं, एक हेनरी कैसे होगा। अब मैं कहता हूं कि मान के चलता हूं कि ये एक हेनरी यदि यहां पर कब हो सकता है, जब इसका मान भी 1 हो, मतलब विद्युत वाहक बल का मान भी 1 वोल्ट हो और नीचे इसका मान भी 1 हो, मतलब 1 एम्पियर धारा बटे समय, मतलब प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी 1 एम्पियर प्रति सेकेंड में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा हो तो जो स्वप्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, dI/dt क्या है, समय के साथ धारा में परिवर्तन। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो जो आपका स्वप्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी कुंडली में, हमने कुंडली आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है तो कुंडली अब आपको समझाने की जरूरत नहीं। एक नर्म लोहा ले लो, उसके चारों तांबे की तार लपेट दो भैया, उसको एक हम सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो रही हो, मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही हो और उस धारा परिवर्तन से 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तब जो स्वप्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा।
कितना होगा बच्चों, 1 हेनरी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लेना, 1 हेनरी की परिभाषा कई बार पूछा गया है बच्चों, इसलिए बाद में मत कहना कि सर 1 हेनरी की परिभाषा समझ में नहीं आई। बाकी बिमी सूत्र तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और नहीं बनता है तो बिमी सूत्र भी निकालना सिखा देता हूं। देखो भाई साहब, चूंकि अभी आपने पढ़ा E बराबर एल डी आई अपान डी टी, मुझे एल का निकालना है, तो E अपान डी आई अपान डी टी। अब सबको पता है विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार से विभवांतर, कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, डी आई अपान डी टी। यहां तक तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो, ये आपका W क्या है, कार्य है, और कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, ml² टी पावर -2, यही तो होता है कार्य का। ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या है, Q क्या है, Q क्या है, धारा गुणे समय, मतलब A और T ये है, फिर डिवाइड बाय, फिर ये धारा का आपका A, ठीक है, और T मतलब ये समय। बड़ी कहानी लंबी चौड़ी है यार, बड़ी कहानी लंबी चौड़ी है, कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों, आपका ml² टी पावर -2 है, ये नीचे जाएगा, बटा में है तो नीचे, और ये नीचे का बटा ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और नीचे का नीचे रहेगा। ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ml² टी पावर -2, और A भी जाएगा तो 1 पावर -2, 2। ठीक, ये चीज हमने पहले बताई, ml² टी पावर -2, 1 पावर -2। तो आज की कहानी हमारी यहाँ पे समाप्त होने जा रही है बच्चों। काफी लंबा चौड़ा आज का क्लास रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ चीजें सीखे होंगे, और इसके आगे थ्योरम जो होगा वो काफी इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन प्लीज आप लोग यदि छोटा सा हेल्प करना चाहते हैं अपने गुरु का, जो आपको कुछ दे रहा है, तो आप केवल नोट्स ले लें, जिससे आपका भी हेल्प होगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है बच्चों। तो कांटेक्ट नंबर है 968529 968529 या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।